डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप याद रखना कि whenever an object comes down, मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इफ इट डिसेंड्स, देखो याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिसेंड्स अगर है यानी नीचे आता हो, सपोज करो इस लेवल से वो इस लेवल को आ गया, ये इनिशियल लेवल है, ये बच्चों फाइनल लेवल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसमें जो लेवल डिफरेंस है सपोज करो, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे h है, और देखो ग्रेविटी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड से लगेगा, ठीक है। तो इस मामले में कभी भी एक लेवल से दूसरे लेवल को, अपर से लोअर लेवल को आ गया, हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, बच्चों हो जाता है mgh, ठीक है। और अगर बाय चांस कभी मान के चलो इफ द ऑब्जेक्ट एसेंड्स, एसेंड में ये ऑब्जेक्ट मान के चलो यहां से लेकर यहां तक ऊपर उठता है, ठीक है। इस मामले में आप कहोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस mgh, क्योंकि बच्चों अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, दैट इज अपवर्ड्स, लेकिन फोर्स तो वही डाउनवर्ड्स है। तो ये बात याद रखना कि whenever you have force and displacement along the same direction, तो simply force into displacement है, और अगर बिल्कुल अपोजिट है तो force into displacement with a negative sign, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का एसेंट डिसेंट देखो, अब देखिए लेवल से लेवल डिफरेंस, और ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है ग्रेविटी के अंदर। बेसिकली अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट ने मान के चलो ऐसा पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया उसने, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, खास करके ग्रेविटी फोर्स निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आप देखो, मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि an object of mass, an object of mass 1.2 kg, ठीक है, is projected from the ground with velocity 20 meter per second at an angle 30 degree to the horizontal, ठीक है। ये कंडीशन एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन बताया गया है। अब क्वेश्चन मेकर ये पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी during its descent, ये पूछा गया है। मानो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है और हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो कोई खास नहीं, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये। यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है पहले सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि भाई ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ऑब्जेक्ट को हमने इस तरीके से थ्रो कर दिया, ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जाके पहुंच गया। अब ये तो हम जानते हैं बच्चों की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान के चलो P है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है T सपोज करो, तो P से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये होता है एसेंड, है ना, ऊपर जाना। और टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक यानी स्ट्राइकिंग पॉइंट से P से लेके ये है प्रोसेस डिसेंट का। अब सोचिए जब आप डिसेंट हो रहा है यानी हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर होगा।
डिस्प्लेसमेंट जबकि ऑब्जेक्ट पर किसी भी मोमेंट पर ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स या वर्क डन बाय mg फोर्स कह सकते हो इक्वल्स टू सिंपली mg फोर्स इनटू h। तो प्रोजेक्टाइल का कांसेप्ट लगा के यहाँ पे हमें h निकालना है। कैसे निकालना है हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ऐसे हम लिखेंगे u स्क्वायर यानी देखो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2g यानी 20 और sin 30 यानी हाफ उसका होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ, ये आ रहा है 5 मीटर। मतलब इसका मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल का है 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिसेंड ड्यूरिंग इट्स डिसेंट इट मस्ट हैव डिसेंडेड थ्रू 5 मीटर। फिर हम कहेंगे कि देन व्हाट इज वर्क डन शुड बी mg, n गिवन है 1.2, g का वैल्यू 10 और हाइट फॉलन है 5, so it is 60 जूल वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग डिसेंट। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना कि ड्यूरिंग इतना ही वर्क ग्रेविटी करेगा ड्यूरिंग एसेंट, क्योंकि अगर p से लेकर d तक की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट चल रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर कोई पूछता हमें we could have said -60 जूल। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे आना मतलब ग्रेविटी फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन mg बाय ग्रेविटी। और अगर ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट मान के चलो नीचे से ऊपर जाए एसिड में तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है -mg। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। ये तो हो गया बेसिक। देखो कई सारे एग्जांपल्स कई सारे सिचुएशंस आपको मिलेंगे जहां आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना है। अब और एक सिचुएशन आप देखिए जो कॉमनली आर सिचुएशंस है वो मैं आपको बताता हूं। बताया जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है ऐसे, ठीक है। अब हमने इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो क्या होगा, धीरे धीरे पेंडुलम, आप भी सोचो जरा कि सिंपल पेंडुलम है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मेंटेन करते हुए लगाना चाहिए। ये बॉब ऑफ द पेंडुलम जो है ऊपर उठे, तो बस हमें ये पूछा गया है कि यहां से स्टार्टिंग से यहां तक जब तक ये थीटा को लिफ्ट हो जाए और जो भी बताया गया एल है, तो हमें पूछा गया कि इन द सिचुएशन पूछा गया कि फोर्स एफ ये बताया गया। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स द पेंडुलम gets tilted by an angle theta with respect to horizontal, vertical। यहाँ पे vertical शो किया गया ना बच्चों। उसके साथ साथ आपको ये भी पूछा जा रहा है कि देखो इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m है, आपको और एक क्वेश्चन में पूछा गया कि also find work done by its weight till that moment। ठीक है बच्चों,
ये है हमारा क्वेश्चन कि सिंपल सी बात है कि पेंडुलम का है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वो धीरे धीरे टिल्ट होने लगा। हमें बताया गया कि भाई ये जब तक थीटा एंगल से टिल्ट हो जाए तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें निकालना है। देखो बच्चों कोई खास बात नहीं, हमेशा दिमाग में एक चीज रखना है कि भाई हमें ये देखना है जब भी हम कभी वर्क डन निकालेंगे तो हमें इस बात का ख्याल हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, तो देखिए वैसे देखी जाए तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करूं तो वैसे देखी जाए तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो हुआ देखो यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा टिल्टेड वेक्टर आया ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स हैं। जानते हो क्या इसके दो कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं कि देखो एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का ये है, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर गया है थोड़ा सा, ये इसका वर्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है कि नहीं बच्चों बताओ। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। क्या ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा? बिल्कुल बेसिक मैथ्स में तुम लोगों ने जिन्होंने भी बेसिक मैथ्स मेरे से पढ़ा है उसमें मैंने बताया था कि बच्चों देखो पेंडुलम अगर यहाँ पे टिल्ट हो जाता है ऐसे आर्क को फॉलो करके ऐसे टिल्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये बन गया थीटा, देखो ये बन गया एल, और ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये भी एल है, दोनों रेडियस है कह सकते हो। अब आपको एक काम करना पड़ता है कि ये जो टिल्टेड पोजीशन से आपको जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर, तो आपको मिलेगा एक ऐसा ट्रायंगल जो कि अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है देख रहे हो ब्लू डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। थीटा आपको पता है, हाइपोटेनस आपको मालूम, तो आप कहोगे दिस पोर्शन इज b is equals to hypotenuse times sin theta। तो बच्चों इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ पे भी सिमिलरली अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल जो है इट शुड बी l टाइम्स sin theta, ठीक है। अब आप देखिए सिमिलरली इस ट्रायंगल का बेस कितना है बताओ, हाइपोटेनस टाइम्स cos थीटा, ठीक है ना, यानी यहां से यहां तक का हो गया बेस हाइपोटेनस टाइम्स यानी l टाइम्स cos थीटा। लेकिन वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो टोटल लेंथ l है, l में से ये वाला पार्ट हटा दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम कहते हैं कि भाई जो हाइट है वो बन जाता है l माइनस l cos थीटा, और इसी को हम लिखते हैं l ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा। ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में भी पढ़ाया था, काफी सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया है। पर बच्चों देखो दो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया, एक तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कितना है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल जो है वो आ गया l ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ने क्या किया। अब देखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपने राइटवर्ड्स लगाया था F, और आप सोचिए जरा राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना आया, राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट आया L into sin, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, देयरफॉर हम कहेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स F हॉरिजॉन्टल फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, यानी FL अब हम ग्रेविटी की बात करें, weight of ball will be डाउनवर्ड्स डेफिनेटली कितना होगा mg, ये हो गया फोर्स। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल जो है वो ऊपर की ओर है, ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल sv, और sv कितना है बच्चों l into 1 minus cos थीटा, तो आप कहोगे then what is work done by the gravity force mg, हम जानते हैं it is minus mg into displacement vertical। अब बताओ मुझे माइनस लिखने का लॉजिक आपको आ गया समझ, क्योंकि माइनस
क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो उस मामले में हम माइनस एफ एस लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा रिजल्ट माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है एल इनटू आर माइनस कॉस। ठीक है, तो ये दोनों है रिजल्ट्स के। तो देखो ये जो मामले हैं, अभी जो सिचुएशंस हमने प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर वाले में देखा या स्पेंडुलम वाले में देखा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल फोर्स नहीं है, जैसे कि mg भी कांस्टेंट था, प्रोजेक्टिव फोर्स भी कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमें सिंपली लगाना पड़ता है f इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा का भी एक देखो ये स्पेशल वर्जन है। स्पेशल वर्जन मतलब एब्सोल्युटली एंगल या तो 0 डिग्री या तो 180 पैरेलल या एंटी पैरेलल के केसेस। तो ये सिंपल मतलब आपको प्रॉपरली आना चाहिए कि भाई फोर्स किधर है और फोर्स के अलाउंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई भी सिचुएशन आपको बताया जाए तो वो जो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो परसेप्शन है आपका क्वेश्चन का, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देखो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ द वर्क द फोर्स इज वेरिएबल। अगर वेरिएबल फोर्स है तब हमें किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना। देखो बच्चों 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे कि एक है वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, दूसरा है अपर डायमेंशन है 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, और एक है उससे भी अपर वर्जन है 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। से हम निकाल लेते हैं वर्क डन। ये जो एनालिसिस है इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि भाई अगर फील्ड गिवन है, फील्ड डॉट dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको, और एक माइनस साइन भी लगाओगे तो आपको डेल्टा v मिलेगा, यानी पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। क्या क्या इंटरलिंक्ड है बताओ। मैकेनिक्स में जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क मिल जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है, जब भी हमें डेल्टा v कैलकुलेट करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें क्या करना होता है, सामने एक माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ f नहीं e डॉट dx, ये लॉजिक है। ठीक है, तो बच्चों चलो हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट काम हमारा है कि भाई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के एनालिसिस। कांस्टेंट फोर्स के कई सारे एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को दिया था कि भाई कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट या पोजीशन से पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से हम कैसे इन सच केस निकालेंगे वर्क, ठीक है ना। जैसे कि कांस्टेंट फोर्स में ही मान के चलो आपको ये मिला, सपोज करो कांस्टेंट फोर्स में क्या क्या हम लिस्टिंग करते हैं। देखो बच्चों कांस्टेंट फोर्स में एक तो ये हमने समझ ही लिया कि भाई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F into S into cos थीटा। इसी को आप लिख सकते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स पैरेलल। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है बच्चों कि अगर हम कहते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर दोनों गिवन है तब हम यूज करते हैं कि वर्क डन इज स्केलर, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बताओ F डॉट S। तो सपोज कीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ये मिला है कि x into I cap प्लस y कंपोनेंट j cap प्लस z कंपोनेंट k cap। यहाँ पे x y और z तीनों कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट कब होगा, जब उसके हर एक कंपोनेंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक कंपोनेंट कांस्टेंट होनी चाहिए। और मान के चलो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ये है कि ये हो गया अल्फा I cap बीटा j cap एंड गामा k cap। तो वर्क डन निकालना बहुत आसान है। इन सच के समय f into s into cos थीटा नहीं करना है, हमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो बताओ f डॉट s में डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए हम कहेंगे भाई i कैप के कोएफिशिएंट प्रोडक्ट लिखेंगे x प्लस y j कैप के कोएफिशिएंट प्रोडक्ट्स y into बीटा प्लस k कैप के कोएफिशिएंट प्रोडक्ट यानी z into गामा। तो ये नतीजा
इसके एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल फोर्स पर। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। एक तो बच्चों देखो वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, जैसे कि फोर्स कोई है जो कि या तो x कोऑर्डिनेट पर या तो y कोऑर्डिनेट पर या तो z कोऑर्डिनेट पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड, मतलब एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स होगा, लेकिन हाँ वो चेंज होता रहेगा कोऑर्डिनेट बदलने के साथ साथ। उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल, एक ही लाइन में बट पोजीशन चेंज होते होते वो चेंज हो। तो बच्चों जैसे कि देखो सपोज करें मैं फोर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्स का कैसे आपको बताएंगे। सपोज कीजिए कांस्टेंट k into x to the power 2 upon 2 ऐसा कुछ बताया गया और यहाँ पे लिखा गया i। तो इसका मतलब क्या समझे, ये i कैप जो है ये आपको बता रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स x एक्सिस, k/2 ये तो कांस्टेंट है, लेकिन x स्क्वायर बता रहा है कि देखो x कोऑर्डिनेट बदलने के साथ साथ फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे, ठीक है। इस तरह के फोर्सेस को इन जनरल हम क्या करते हैं, कहते हैं फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज करो कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज कि जीसी को हम ऐसे लिखते हैं कि k/2 into x स्क्वायर, तो वेल अंडरस्टूड है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अगर आई कैप नहीं भी लिखा जाए तो अंडरस्टूड है कि फोर्स इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ बदल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के मामले में क्या है, हम कहेंगे देखो एक्स अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स बदल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि देखो एक्स एक्सिस के अलावा हम चलते हैं, हम दो बहुत ही करीबी पॉइंट्स की बात करें, एक का कोऑर्डिनेट है x और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x प्लस बहुत ही छोटा एडिशनल dx, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि फोर्स इज चेंजिंग विद x कोऑर्डिनेट, लेकिन आप जरा सोचो कि अगर x में बदला, इफ x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा हो, dx चेंज मान लीजिए, इन सच केस हम कहेंगे इस जोन में कम से कम ये जो डिस्प्लेसमेंट जोन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप सोचिए बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है। और इस जोन में जो फोर्स है सपोज करो वो है fx, यानी x कोऑर्डिनेट में जो फोर्स है यहाँ पर भी उतना है। तो हम कहेंगे कि इस मामले में कि व्हाट इज dw, को हम कहेंगे वर्क डन, वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, जो भी फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन इनटू dx कर दो, ये dw आ जाएगा। cos थीटा लिखने की जरूरत क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली फोर्स जो कि x का फंक्शन के फॉर्म में गिवन रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे k/2 x पर इसी फंक्शन में हमें डालना है into dx, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक आपको पूछा गया, सपोज करो x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक आपको इवैल्यूएट करना है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि x इनिशियल से फाइनल तक टोटल वर्क परफॉर्म कितना है, ठीक है। ये हो गया वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स में इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट भी हमें मालूम होना चाहिए, ग्राफिकल अप्रोच भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्वेश्चन का फॉर्म बहुत ही बेसिक बताया गया कि एक क्वेश्चन है, बताया गया कि फोर्स varies with the position, force varies with position as, बताया गया कि फोर्स इज गिवन बाय, सिंपल कोई फंक्शन लेता हूं मैं, सपोज करो बच्चों -2x + 6, ये एंड यहाँ पे सब कुछ जो भी है ऐसा यूनिट में है, सब कुछ ऐसा यूनिट मतलब है क्या क्या, इसमें बेसिकली 2 और 6 को तो कुछ लेना देना है नहीं, बेसिकली x यानी कोऑर्डिनेट जो कि मीटर में है और फोर्स मीटर, ठीक है ना। अब हमें पूछा गया कि देन फाइंड वर्क डन by the force during displacement
लिमिट से लेकर 2 मीटर से लेकर सपोज करो बच्चों 4 मीटर तक है, x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 4, बिल्कुल प्लेन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी का मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्जन बताऊं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्जन होता है कि कहीं भी आपको मान के चलो फील्ड बताए, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि वन डायमेंशनल, इसके नोट्स भी मैंने तुम लोग को दिया था, देखो फील्ड सपोज करो ऐसे बताएगा कि ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो जैसे पूछा गया कि फाइंड वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जाता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वही दो कोऑर्डिनेट बताया जाएगा x इक्वल टू 2 मीटर से लेकर x इक्वल टू 4 मीटर तक, ठीक है। तो बच्चों अभी जो मैकेनिक्स का हम वर्क डन टैकल कर रहे हैं वहां पे क्या फार्मूला लगेगा मैंने तुम लोगों को बताया, और जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लिखते हैं हाउ टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी e फंक्शन गिवन है, देखो ये e फंक्शन है इनटू dx, लेकिन सामने माइनस साइन जरूर रखोगे क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करो अलोंग द फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीज, फिर आप यहां पे सिंपली x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक इवैल्यूएट करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो चलो ये तो है कि अब ये वर्क डन हम निकाल के देखते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन के नॉलेज से याद है ना बच्चों, देखो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन कैसे आएगा, ये कुछ वर्क डन निकालना है तो बहुत इजीली आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स है -2x + 6 dx और लिमिट्स है 2 से लेकर 4 तक, बस यही परफॉर्म करना। तो देखते हैं अब बताओ कि पहला पार्ट कितना होगा, पहला पार्ट में देखो -2 x dx और दूसरे पार्ट में 6 बाहर into dx, ठीक है। पहले मैं डेफिनेट कैलकुलेट कर लेता हूं, -2 इसका नतीजा आप जानते हो कि x²/2 होता है, इसका नतीजा 6x है। अब इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर डालकर लिमिट्स पुट करो, आया क्या, स्क्वायर बॉक्स के अंदर -x² + 6 into x 2 से लेके 4 के बीच। अब पहले अपर लिमिट डालना है, अपर लिमिट में क्या आएगा, -16 + 6 into 4 24, फिर माइनस यहाँ पे 2 पुट करना, -4 + 6 into 2 कितना है 12, ये अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हो गया देखो 8 और सेकंड पार्ट में हो गया 8, तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन 0 आ रहा है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन आप इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है dx विद प्रॉपर। तो ये तो क्या बच्चों, फिर देखो इसका और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल फीचर है, फोर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक कंसेप्चुअल फीचर ये है कि इफेक्ट्स ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसे हमें समझना चाहिए। इफेक्ट्स ग्राफ ये तो हम समझ ही गए हैं, देखो कि फोर्स अगर पॉजिटिवली डायरेक्टेड है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिवली डायरेक्टेड है, डेफिनेटली वर्क जो इट विल परफॉर्म इज पॉजिटिव, लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट हो जाए तो हम देखते हैं वर्क डन फ्रॉम इफेक्ट्स ग्राफ, ठीक है। इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक है, ये एनालिसिस है, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। बहुत इजी है, हम जानते हैं सभी की इंटीग्रेशन ऑफ, जब हमने कहा वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx विद इन लिमिट्स ऑफ x इनिशियल टू x, तो सीधी सी बात है, इसको हम कहेंगे इट इज नथिंग बट इट इज एरिया बाउंडेड बाय फोर्स वर्सेस x ग्राफ, और डिटेल में लिखूं तो लिखना पड़ेगा एंड x एक्सिस
टेंजेंशियल टू एक्स फाइनल। तो ये एरिया बाउंड का ये तो हमें पता चल गया कि भाई वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ऐसे आ जाए। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखना है कि वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सिंपली एरिया मैग्नीट्यूड। एरिया आप निकाल लेना तो आपको मिल जाएगा। कौन सा एरिया? पढ़ो ध्यान से। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एक्स एक्सिस विद इन लिमिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स और डेल्टा एक्स का साइन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स नहीं बताएगा, आपको डेल्टा एक्स बताएगा कि कहां से कहां तक आप जा रहे हैं वो बताएगा। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर ये लाइक साइंस होते हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव था, तो व्हाट इज नेचर ऑफ वर्क? नेचर ऑफ वर्क डेफिनेटली विल बी पॉजिटिव। और आप इस मामले में कहोगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू सिंपली एरिया, पॉजिटिव एरिया। सिमिलरली सपोज करो कि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही बाईं ओर है कि फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो कहोगे अब भी पॉजिटिव वर्क है। तो एरिया लिखो, जो भी एरिया है उतना ही। लेकिन बाय चांस अगर अनलाइक साइन होगा कि फोर्स पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अनलाइक में क्या होगा बच्चों? नेगेटिव वर्क डन होगा। आप सोचो फोर्स राइट को है और डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को, उसमें आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, एरिया लिखना है, लेकिन भूलना नहीं है एरिया का जो भी मैग्नीट्यूड आया फाइनल रिपोर्टिंग से पहले उसके सामने नेगेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड। चलो मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे है बच्चों कि ग्राफ सपोज करो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे फोर्स वेरीज विद पोजीशन, फोर्स विद पोजीशन, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमें बताया गया है। ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, मानिए बिल्कुल स्टैग्नेंट था यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से थ्रू वाया ओरिजिन ऊपर उठा, ठीक है, उसके बाद वो ऐसे टिप कर गया। ये इफेक्ट ग्राफ, आप कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है, कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में बताएगा जरूर कि देखो ये जो जंक्शन है या जो शार्प पॉइंट है उसके बारे में बताएगा कि देखो कोऑर्डिनेट्स ये है, मान के चलो -6 फोर्स है और ये है -2, ठीक है। फिर ये जो पीक वाला पॉइंट है इसके बारे में बताइए बच्चों, ये है आपका 3 और ये हो गया प्रोपोर्शनली 9, 2 का 6 होगा तो 3 का 9 जरूर होगा, देखो प्रोपोर्शनेट का रूल ही है। उसके बाद हमें बताएगा कि चलो ये 3 तक गया, उसके बाद टिप कर गया, कहां तक? या गया 6, पोजीशन जब 6 हो गया टिप करके दे, ठीक है बच्चों। ये आपको एक ग्राफ बताएगा, ओके। अब आपको ये पूछा जाता है कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द इफेक्ट्स आपको कुछ वर्क डन निकालना है, हमें पूछा गया कि फाइंड वर्क डन displacement from, पहला बीट है क्वेश्चन का कि कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है कि भाई x इक्वल्स टू -2 से लेकर, सपोज करो हमें बताएगा कि x इक्वल्स टू 6 तक, ये पूछा गया। और दूसरा जो है हमें बताया पूछा गया कि देखो x इक्वल्स टू 3 से लेकर x इक्वल्स टू -2 तक का, इन दोनों सिचुएशंस में आपको वर्क डन करना है, राइट। तो कोई खास बात नहीं, हमें ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जहां से जहां तक डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट का जो या पोजीशन जो चेंज करते हो उस जोन में एरिया कितना बाउंड है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और इस पर ध्यान जरूर रखें। चलो आप करते हैं।
एरिया मैग्नीट्यूड वर्क डन का मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन डिसाइडर है, देखना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला बिट लेते हैं, क्या पूछा गया कि -2 से लेके +6 तक। तो चलो हम इसको फर्स्ट बिट में जो x = -2 से लेकर हमें चलना है फाइनल डेस्टिनेशन +6 तक। ठीक है, हमने देखा ग्राफ का 3 पार्ट अलग अलग है, चलो तीनों पार्ट को ब्रेक करके करें, because work done is a scalar, it can be added like scalar, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 जोन में डिवाइड करते हैं। एक तो देखो -2 से लेकर 0 तक, और एक जोन हम डिवाइड करते हैं 0 से लेके फिर हम आगे चलते हैं 3 तक। थर्ड जोन हम लेते हैं कि भाई 3 से लेके फिर हम आगे चलते हैं 6 तक। इन तीनों टुकड़ों में वर्क निकाल के इनको जोड़ दें। ठीक है, तो चलो हम करते हैं क्या, सबसे पहले बच्चों पहला जोन को देखते हैं -2 से लेके 0 तक। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एरिया तो देंगे। तो बताओ ये हाइट है, बेसिकली मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड है 6 और बेस है 2, तो यहाँ पे हमें मिल गया 6। फोकस करना पड़ेगा कि हम कहां से कहां तक यहाँ पे रन की, मतलब चले कहां से कहां। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहां से कहां तक चले हो बच्चों, आप -2 से 0 तक चले, यानी आप जरूर भाग रहे थे पॉजिटिवली, है ना, फोर्स तो पॉजिटिव था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, आप -2 से 0 जा रहे थे, लेकिन इस दौरान हमेशा आपको देखो फोर्स का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से नीचे ही मिला है। यानी बताओ ये फोर्स -6 है तो फिर -5 -4 -3 -2 करके ये सभी पूरा जोन ही नेगेटिव फोर्स। समझ रहे हो बात को, कि ये जो जोन है इसमें एरिया का मॉड्यूलस तो मैंने ढूंढ लिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, लेकिन मैंने देखा कि चलो मैं चल तो रहा था, यानी यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एक्स तो है पॉजिटिव, लेकिन इस जोन में फोर्स थ्रो रहा नेगेटिव। तो बताओ बच्चों ये हम लाइफ है कि नहीं, तो कहेंगे भैया इस पार्ट में वर्क डन जो है वो 6 जूल तो है लेकिन नेगेटिव, पहला जोन में आ गया। उसके बाद बच्चों हम सेकंड जोन में एंटर करते हैं। अब आप देखिए सेकंड जोन में आप कहां से कहां तक चले बताओ, आप चले 0 से लेके 3 तक, यानी आप पॉजिटिव ही चल रहे थे, आराम से पॉजिटिव चले आ, और देखो फोर्स का क्वांटिटी ऊपर ही ऊपर रहा, जैसे कि इस जोन में फोर्स आपका 0 से लेके 9 तक है भाई, +1 +2 पॉजिटिव, इसमें हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे, यह हुआ दोनों ही पॉजिटिव। तो सबसे पहले पहला काम है कि इस जोन के बीच आप एरिया निकालो, ये देखो एरिया का ट्रायंगल, ट्रायंगल का सीधी सी बात है बच्चों, बेस 3 और हाइट 9 है, ठीक है, तो एरिया मिलेगा आपको 27 डिवाइड बाय 2 यानी 13.5। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इस जोन में डेल्टा एक्स आप पॉजिटिवली चल रहे हैं और आपको फोर्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिला है, तो लाइक साइड में आप कहोगे बिंदास है, W2 जो है वो प्लस 13.5 जूल है, ये प्लस जूल, ठीक है बच्चों। अब देखो थर्ड जोन में क्या हुआ, थर्ड जोन में भी पॉजिटिव ही आया, कैसे देखिए, थर्ड जोन 3 से 6 आप जाओगे, यानी यहां से यहां तक, ठीक है, डायरेक्टली आप देखो पॉजिटिव यहां से 0 से 6 तक भी जा, you could have gone, बट यहां मैंने पार्ट पार्ट कर दिया। 3 से 6 के बीच का एरिया क्या है बच्चों, देखो मेरे ख्याल से वही पैनल का बेस है और वही हाइट है, कहेंगे यहां पर वही 13.5 जूल, ठीक है। मार्क करो कि भाई आप राइट को चल रहे थे ना, यानी आपका डेल्टा एक्स यानी 6 - 3 पॉजिटिव है, और देखो बच्चों फोर्स का कोऑर्डिनेट भी एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स हमारा पॉजिटिव है और उसके साथ साथ फोर्स भी थ्रूआउट पॉजिटिव रहा है, तो वो डन यहाँ पर इस जोन में हो जाएगा 13.5 जूल, वो भी तो ये आपके 3 टुकड़े में हुआ। इसमें आपने देखा कि जब हम -2 से वाया दीस 2 पॉइंट्स राइट को चले तो 3 टुकड़ों की वर्क आ गए, तो इन तीनों को ऐड कर दो, स्केलर एडिशन, तो बच्चों आपको मिलेगा नेट वर्क डन इस प्रोसेस में -2 से लेकर +6 तक का वर्क डन हो गया
-6 प्लस 13.5 प्लस 13.5 13.5 दोनों का एडिशन हो गया 27 माइनस 6 बच्चों ये 22 जूल तक है। ठीक उसी तरीके से हम इस बिट को पकड़ते हैं, हमें -3 से चलना है -2 तक। ओके, तो चलो इसको दो जोन में डिवाइड करते हैं बच्चों। हमें 3 से चलना है -2 तक, तो हमने इसे दो जोन में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे? मान के चलो 3 से पहले ओरिजिन तो पहुंचे, उसके बाद ओरिजिन से चलेंगे -2 तक। ठीक है, दोनों पार्ट में देखना है प्रॉपर, हर बड़ी में नहीं करना है। चलो सबसे पहले पहुंचते 3 से 0 तक। ये देखो 3 से 0 तक जब आप चलोगे तो आप खुद ही देखो ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, यानी एरिया बाउंडेड वही है कि 0 से 3 तक कितना। तो अब एरिया कितना है, एरिया आ गया वही 13.5 जूल। अब आप देखिए डेल्टा एक्स आपका नेगेटिव है, लेकिन इस दौरान फोर्स इट हैड बीन पॉजिटिव। बेसिकली आप देखो एरो से दिख गया कि 3 से 0 आप नेगेटिव चल रहे थे, लेकिन फोर्स कोऑर्डिनेट ऊपर ही ऊपर, तो हुआ क्या, इस जोन में आपका हो गया भैया वर्क डन हो गया -13.5 जूल, क्योंकि साइन इनका बेटा नहीं अलग हो, तो ये पहला पार्ट में डन। फिर आप चलोगे कहां से कहां तक बच्चों, आप चलोगे 0 से -2 के बीच। तो आपने देखा कि 0 से -2 चलेंगे तो नेगेटिव। पहली बात तो इस जोन में एरिया बाउंड कितना है, बहुत इजी है, हमने पहले से निकाल के रखा है। हाइट है 6 और बेस है, तो हम लेंगे 6 जूल। अब साइंस देखो जरा, यहां से यहां तक आप आए, यानी डेल्टा एक्स आप चल रहे थे, आपका नेगेटिव, और फोर्स भी आपका नेगेटिव ही रहा थ्रू। देखो यहां से आ रहे थे, फोर्स भी नेगेटिव रहा, तो बढ़िया है, वर्क डन पॉजिटिव, इस जोन में पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। अब इस जोन में नेट वर्क डन के लिए, टोटल के लिए आप इनकी स्केलर एडिशन करो, यानी -13.5 प्लस 6 कितना हो गया, -13.5 और 6 मेरे ख्याल से -7.5 जूल हो गए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें लापरवाही मत करना। एरिया तो निकाल ही दोगे आराम से, और एरिया में देखो यहाँ पे दोनों ही -6 -2 एरिया का मुझे पहले मैग्नीट्यूड निकाल, उसके बाद उसमें साइन कैसे असाइन करूं मैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं डायरेक्ट भी देखूंगा और फोर्स भी देखूंगा, तब जाके मैं जब तक एश्योर हो जाऊंगा फिर साइन। सबने मैंने डिटेल में क्वेश्चन को देखो पार्ट पार्ट करके आपको दिखा दिया, तो आप लोग बच्चों पेशेंस रखना, इसमें गड़बड़ी मत करना, गड़बड़ में गड़बड़ है ना। तो चलो ये प्रोफाइल है जो कि याद रखना, कभी भी कोई फोर्स अगर गिवन है, और देखो बच्चों अगर सब कुछ ही पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं कि आप 0 से लेके कहीं तक जा रहे हो, आपका फोर्स ग्राफ फोर्स भी ऊपर ही ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो सिंपली आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक एफएक्स ग्राफ गिवन है, given with an fx graph versus position graph, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जरूर बताएगा उस शार्प पॉइंट के लिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कर बता रहा है, देखो ये कोऑर्डिनेट है 4 तक मानो 12 तक, ठीक है। ये आपके पास सिंपली एफएक्स ग्राफ है, और आपसे पूछा गया कि आप चल रहे हो पॉजिटिवली, हमें पूछा गया कि फ्रॉम origin to x equals to मान के चलो बताया गया कि 6 मीटर, फाइंड वॉटर। ये एफएक्स ग्राफ, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो आप कम से
चले बताओ, आप चल रहे थे x इक्वल टू 0 से लेके ये 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 यहाँ तक चलो, पॉजिटिवली चलोगे और इस दौरान देखो ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इट हैव बीन पॉजिटिव, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई इसको बाउंड तो करो x इक्वल टू 6 पर, इसको बाउंड कर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया में शामिल हो रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया और दूसरा हो गया ये आपके पास ये रेक्टेंगल, इन दोनों को जोड़ लीजिए एरिया, तो इजी जोड़ना। पहले देखो इसमें इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए, हाफ इंटू 4 इंटू 12 यानी ये हो गया 24, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितनी होनी चाहिए बच्चों, ये 4 से 6 यानी 2 हो गया, 2 इंटू 12 ये भी हो गया 24, तो टोटल वर्क डन आप सिंपल हो गए, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव 48, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर नीचे ग्राफ हो और इधर उधर चलोगे राइट लेफ्ट चलो, इस टाइप की सिचुएशन में आपको ख्याल रखना। फाइन, उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स जो कि टू डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, ठीक है बच्चों, टू डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, 2D वेरिएबल, ठीक है, यानी दो डायरेक्शन रहेगा, या तो i j रहेगा या तो हो सकता है i और k रहे या तो j और k, कोई दो एक्टिव रहेगा, एक कंपोनेंट जीरो होगा। बच्चों कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे तो 2D है, और दोनों में से अगर कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी, कम से कम एक का वेरिएबल होना जरूरी। तो बच्चों देखो अगर कोई कहे कि कोई फोर्स ऐसा डिक्लेयर करना है, फोर्स इक्वल 6i कैप माइनस 8j कैप, है ना, क्या ये वेरिएबल फोर्स है, कहोगे नहीं, तो भाई दोनों कंपोनेंट तो कांस्टेंट है ना, 6 और माइनस 8, तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, हाँ 2D जरूर है क्योंकि i है और j, ठीक है। फिर हमें पूछा गया कि बताओ कि f इक्वल्स टू मान के चलो 4x i कैप प्लस 3j कैप, क्या ये वेरिएबल फोर्स है, तो कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद दो कंपोनेंट है मतलब ये 2D फोर्स, और ठीक है ये वाला कंपोनेंट देखो कांस्टेंट है लेकिन ये देखो वेरी कर रहा है, समझ रहे हो, ये वेरिएबल फोर्स कम से कम एक। कोई कहता है कि बताओ कि फोर्स अगर ऐसा गिवन है कि फोर्स इक्वल्स टू मान के चलो x स्क्वायर इनटू i कैप प्लस 5y इनटू j कैप, क्या ये वेरिएबल है, तो हाँ, क्यों, क्योंकि इसके बाद दो कंपोनेंट्स तो है ही, तो 2D फोर्स हो, अब दोनों के दोनों ही देखो कोऑर्डिनेट पे, तो बच्चों क्या रिक्वायरमेंट है बताओ 2D के लिए, एक कंपोनेंट नहीं रहेगा बाकी दोनों एक्टिव रहेंगे, और दो कंपोनेंट में से कम एक का वेरिएबल होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों ही नालायक निकले, दोनों ही कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल ये डन है, ये वेरिएबल फोर्स क्या लाएगा, ये भी कह रहा है, ये नहीं कह रहा, समझ गए बात को, ओके। देन हाउ टू टैकल सच सिचुएशंस, होता क्या है बच्चों, फोर्स का डिक्लेरेशन ऐसा होता है कि फोर्स सपोज करो x कोऑर्डिनेट fx into i कैप और y कोऑर्डिनेट fy into j कैप, ऐसे डिक्लेयर होगा। ये भी हो सकता है i j ना हो के i k, कोई दिक्कत। फिर आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप कहोगे नाउ लेट अस टेक ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे कि 1D में तो आपने dx लिख लिया था, यहाँ पे कहोगे यार यार वेक्टर को कहोगे जैसा जैसा कंपोनेंट है ना, जैसे i और j है, ठीक है, तो आप लिखोगे dx छोटा सा कंपोनेंट इनटू i कैप प्लस dy स्मॉल कंपोनेंट इनटू j कैप। बच्चों अगर यहाँ पे देखो j ना हो के k होता ना, तो आप यहाँ पे dz लिखो, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। ये दोनों निकालने के बाद आप कहोगे ड्यूरिंग दिस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स, बहुत इजी है, कहोगे वर्क डन dw, dw should be written as by integration of f dot dx, ठीक है, दोनों वेक्टर है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, i और i कैप के कोएफिशिएंट प्रोडक्ट मिलेगा fx into dx plus fy into dy,
मतलब इन दोनों का पार्ट पार्ट करके ऐसे इंटीग्रेशन आपको निकाल fx dx plus fy गलत लिखा dy, ठीक है। इसे आप इंटीग्रेट करोगे, फिर देखो आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे पुट करोगे भाई इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 इनिशियल y कोऑर्डिनेट लेकर x2 y2 के बीच, और आप इसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके। ये बच्चों एक आपको बताया गया है कि फोर्स है जो कि क्वेश्चन में बताया गया कि फोर्स वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय F vector which is equals to बच्चों 4 into x I cap plus constant मान के चलो 6 j cap, ये चलेगा, ये वेरिएबल कहलाएगा, ओके। अब हमें पूछा गया कि फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम से लेकर 3 1 के बीच, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको बताइए यहां से यहां तक, ठीक है। या तो आपको ये भी बताया जा सकता है कि देखो इसी का जो वेक्टर वर्जन है ना, कि इनिशियल पोजीशन मान के चलो आपको ये बताएगा कि इनिशियल पोजीशन है 0 i कैप प्लस 2 j कैप, ये से लेकर फाइनल पोजीशन है 3 i कैप प्लस j कैप। इन दोनों का कहने का मतलब सेम नहीं है, कुछ गलत उसमें गलत मत करना। 0 2 कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन वेक्टर 0 i कैप 2 j कैप, और 3 1 कोऑर्डिनेट मतलब वही 3 i कैप एंड j कैप, मतलब इसमें घबराना मत, मतलब ये दोनों या तो ऐसे बताया जाएगा या तो ऐसे, ठीक है। तो आप इसको आराम से सपोज कर बताएगा कि भाई इनिशियल कोऑर्डिनेट ऐसे बताएगा, छोटा a i कैप प्लस छोटा b सॉरी छोटा ये j कैप, ठीक है। फाइनल यहाँ पे हो गया अल्फा i प्लस बीटा j, ऐसे बताया गया। तो आप इसको कोऑर्डिनेट ऐसे पढ़ लेना कि कहां से कहां तक जानते हो, कोऑर्डिनेट है ab से लेकर कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहां पे आपको वर्क डन पूछा गया है, तो कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट इंटरचेंजेबल रहना चाहिए। तो कोई खास बात नहीं बच्चों, क्या करोगे बेसिकली ये स्टेप है कि देखो इसके बाद i और j दोनों एक्टिव है, तो हम देखेंगे dx into i cap dy into j cap, इवन स्टेप को आप स्केप भी कर सकते हैं, कैसे जानते हो, डायरेक्टली dw क्या लिखोगे, ये देखो ये है fx into dx लिख लो, यानी 4x into dx प्लस जो भी fy है 6 डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, कहाँ पर यहाँ पर डायरेक्टली आ गया है ना, पार्ट पार्ट ना कर, फिर इसको इंटीग्रेट कर। अब बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो पहले नतीजा लिखो, देखो 4x dx का क्या होगा बताओ, 4 बाहर into x स्क्वायर प्लस 6 dy का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 6y होगी। अब ये बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6y, कहां से कहां तक, कोऑर्डिनेट देखो 0 से 2 और यहाँ पे फाइनल कोऑर्डिनेट 3 से 1, क्या करना है, पहले इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x और y है वहां पे x का अपर लिमिट पुट करो, y का अपर लिमिट, जैसे 2x स्क्वायर क्या लिखोगे, 2 into 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 18 प्लस 6 into y मतलब 6 into 1 माइनस करो, लोअर लिमिट पुट करो, 2 into 0 का स्क्वायर कितना 0 प्लस 6 into y यानी 6 into 2, ठीक है बच्चों। तो कितने हो गए बताओ, 18 प्लस 6 हो गए 24 माइनस 12 कितने, सब कुछ इस साइड में तो जूल होगा, ठीक है। ये है सिचुएशन। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल फोर्स और वेरिएबल फोर्स, तो वहां पे dx और dy से काम हो जाता है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है इसमें
आप लोग को मैं रिकॉल कराता हूँ, बेसिक मैथ्स में मैंने आप लोग को एक चीज पढ़ी हुई है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी समथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग प्लस सी, ये पढ़ा था तो। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि देखो कभी भी अगर ये बन जाए कि डी ऑफ एक्स वाई, तो नतीजा याद रखना किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई, और अगर डेफिनेट है तो सी को लिखना भी नहीं होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, देखो डी ऑफ एक्स वाई होता क्या, डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है कि पहले एक्स को अलग रखो फिर डी वाई, फिर वाई को अलग रखो फिर डी एक्स। तो आपको बाय चांस कभी भी ये एक्सप्रेशन मिले कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, तो आप इसको ना, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, इनमें से किसी को बाहर निकालने की कोशिश मत करना पाएगा। आप क्या करना, इसके बाद आप लिख लोगे इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है सर ने बताया, उसके बाद का स्टेज में आप लिखोगे इसका नतीजा होगा x, फिर आप लोअर लिमिट x1 y1 अपर लिमिट x2 y2 पुट करो। तो ये स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है, आईआईटी 2003 में आया था स्क्रीनिंग में। तो ये क्वेश्चन में d of x1, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है क्या, मैं तुम लोगों को बता, यूजुअली क्या होता है जब हम फोर्स को, यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं ना, यूजुअली यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होता है इनटू i कैप प्लस यहाँ पे वी गेट फंक्शन ऑफ y इनटू j कैप, ये यूजुअल अप्रोच। लेकिन अगर बाय चांस मान के चलो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y कैसे, जैसे एग्जांपल जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि इन अ रीजन फोर्स इज गिवन बाय y i कैप x j कैप, ये है फोर्स गिवन, ठीक है। देखो थोड़ा सा अलग है कि नहीं, क्यों अलग है भाई, आई कैप के सामने तो x होना चाहिए और j कैप के सामने y होना चाहिए, लेकिन जस्ट अदल बदल एक्सचेंज है। फिर हमें पूछा जाता है कि बताएगा कि पार्टिकल gets displaced from origin, ठीक है ना, to a point a0 and finally point AA। तो पूछा गया कि इस प्रोसेस में फाइंड आउट ये। तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखना कि ये जो आगे हालांकि हम पढ़ेंगे, ये जो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं ना, जैसे कि ये जो कंपोनेंट्स में x y या z लिखा रहता है, ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में शायद आपको मालूम है कि अगर हम इनिशियल पॉइंट पर हैं, अल्टीमेटली हमें फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, बीच में एक बच्चों इंटरमीडिएट पॉइंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप अगर इनिशियल से वाया इंटरमीडिएट फाइनली यहां तक पहुंचोगे, तो बेसिकली वर्क डिसाइडर यही होगा, इंटरमीडिएट पॉइंट का कुछ लेना देना है नहीं। हम जानते हैं ना कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पोजीशन। तो यहाँ पे वही कहानी है, देखो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे था ओरिजिन पर, फाइनली उसे पहुंचना यहाँ था। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया गया कि a0 वाया ये गुजरा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो भाई इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट ही लिख लेंगे। लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो हमारे पास आई कैप जे कैप है, तो हम आराम से इंट्रोड्यूस करेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx आई कैप प्लस dy इनटू j कैप, ठीक है। उसके बाद जैसे आप dw लिखने की कोशिश करोगे, जो कि f डॉट dr होती है, आपको मिलेगा कि देखो i कैप का कोएफिशिएंट y है, यहाँ पे d, पहले आपको मिलेगा y dx, उसके बाद आपको मिलेगा x dy। देखो अगर ये क्वेश्चन x dx और y dy होता तब तो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। फिर आप कहोगे देन व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, चलो y dx प्लस x dy, ठीक
बेसिक मैथ्स में ये बताया ये जो एक्सप्रेशन है x dy plus y dx ये होता है dxy। अगले स्टेप में आप लिखोगे दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ d of xy, ठीक है, within limits। Finally you will get inside the square box square bracket xy 0 0 से लेकर a तक। फिर अपर वाले में पुट कीजिए, देखिए x को डालिए a y को डालिए a, कितना हो गया इस माइनस x और y दोनों को 0 0 पुट। इसका सही जवाब है a स्क्वायर, ठीक है। इसका बच्चे जो लाते हैं आंसर वो 2a स्क्वायर लाते हैं। कैसे? वो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं ना, बच्चों की मिस्टेक मैं बताऊं, इस बात को क्या करते हैं, y बाहर निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहाँ पे x बाहर निकल गया dy, फिर क्या करते हैं y into dx प्लस x into y। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको बाहर कैसे निकालेंगे, वेरिएबल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा जैसे मान के चलो 4x लिखा हुआ है, 4 y बाहर निकलता है जो कि कांस्टेंट है, ओके। तो ठीक एग्जांपल था टू डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। अब मैं आपको बताता हूं 3D में भी यही करना है, 3D में भी अप्रोच वही है, थ्री डायमेंशनल वेरिएबल। तो थ्री डायमेंशनल मतलब तीन कंपोनेंट्स होना जरूरी है, यानी i j और k तीनों एक्टिव रहेंगे, ये ना तो i j और k अगर तीनों एक्टिव रहा तो उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल फोर्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम एक जो कंपोनेंट है उसका वेरिएबल होना जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट वन शुड बी वेरिएबल, इस बात को याद रखना। बाकी देखो दो वेरिएबल हो जाए तो और बढ़िया है, तीनों ही वेरिएबल हो जाए तो और भी बढ़िया अच्छा है, लेकिन कम से कम जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि बताइए कि फोर्स इज गिवन बाय -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, क्या ये एक वेरिएबल फोर्स है? होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स i के सामने जो कोफिशिएंट है, के सामने जो कोफिशिएंट है, ये तीनों के तीनों ही कांस्टेंट। हाँ ये जरूर है, ये थ्री डायमेंशनल फोर्स है बट ये कांस्टेंट फोर्स है। फिर हमें पूछा गया कि बताओ कि फोर्स इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3yj कैप प्लस 9k कैप, इसका क्या हाल है? तो कहोगे कि इसके तीन कंपोनेंट्स है यानी 3D, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लेकिन ये तो है ना, तो ये वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखो बच्चों, सपोज करो बताया जाए कि भाई 2i कैप प्लस yj कैप प्लस 3z स्क्वायर k कैप, इसका क्या कहानी है? क्योंकि ये भी देखो i j k है तो 3D है, 2 नालायक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल्स है। फिर हम कहेंगे अगर ये पूछी जाए कि बच्चों मान के चलो 5x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस z क्यूब k कैप, ये कैसा फोर्स है? तो कहो देखो बहुत बढ़िया फोर्स है, मजा आ गया, तीनों कंपोनेंट्स हैं 3D और तीनों के तीनों लायक है, कोई भी नालायक नहीं है, तो ये तीनों के तीनों ही वेरिएबल है, तो ये तो परफेक्टली वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो देखो इन चारों में पांच फेल कौन हुई, ये तो तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट है, कम से कम एक अगर वेरिएबल हो जाए तो फोर्स वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल फोर्स है इसका क्या इलाज है? 3D में इलाज ये है, देखो इन जनरल यहाँ पे तो मैंने रैंडमली फोर्स लिख दिया, जनरल क्या होता है कि फोर्स कैसे गिवन होता है कि भाई F इज गिवन बाय जो भी इसका x कंपोनेंट है i कैप, जो भी इसका y कंपोनेंट है बच्चों j कैप, जो भी इसका z कंपोनेंट है इनटू k कैप, ऐसे। आपने देखा कि i j के तीनों एक्टिव, तो आप क्या करोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे, लेट अस टेक अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज थ्री डायमेंशनल, dx i कैप dy
dy j cap and dz k cap. उसके बाद कहोगे during this small displacement we know that if we change xyz coordinate the force is going to vary, but let us take a very small displacement dr. What is constant work done? We can say this is w, dw is simply you can go for f dot d r. तो कोई खास नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं आप लोग करते हो, आपको ये सब कहानियां लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग तो सीधा पतोड़ा मारना क्या ये इनटू ये जो भी गिवन है, यहाँ पे देखो ये वाला 5x dx 3y पर dy z क्यूब dz ऐसे लिखते छोड़ना डायरेक्टली वहां पे अटैक है। तो जो भी fx लिखा हुआ है इनटू dx, जो भी fy है इनटू dy, जो भी fz गिवन है इनटू dz करके जो टोटल वर्क निकालने के लिए इस चीज को इंटीग्रेट करना है और इनिशियल कोऑर्डिनेट मान के चलो x1 y1 z1 से लेकर फाइनल कोऑर्डिनेट x2 y2 से तक आपको परफॉर्म करना, ठीक है। तो या तो इनिशियल फाइनल पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताया जाएगा या आपको पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताऊंगा। हमें एक क्वेश्चन में बताया गया है कि सी वी हैव ए फोर्स I cap minus 4y j cap plus 6z k cap, ये बताया गया है। बढ़िया फोर्स है भाई, तीनों वेरिएबल है i j k तीनों। और हमें बताया गया कि सी इनिशियल पोजीशन सी ऑब्जेक्ट का ऐसा गिवन है 2j cap प्लस k कैप इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन है मान के चलो बताया गया कि 3i कैप प्लस j कैप ऐसा पूछा गया कोऑर्डिनेट बताओ। तो बच्चों आप जरा बताओ कि ये जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो कैसे, देखो i कैप है नहीं है, गायब है ना, j कैप k कैप 1 इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट i कैप है बिल्कुल है, j भी है बिल्कुल है, 1 कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन गायब नहीं होना चाहिए, गायब है तो 0, तो आपकी इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट ऐसे हो गए। फिर आप डायरेक्टली अटैक करो भाई, हमें dw क्या मिला 2x into dx प्लस माइनस 4 है, काम करो माइनस ही लिखो, माइनस 4y dy 6z प्लस 6z dz। तो हाँ तो इंटीग्रेट कर दो मन ही मन में, कैसे भाई x dx का 2x dx का क्या होगा, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो यानी 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो प्लस 3z स्क्वायर, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन का नतीजा। अब आपको पुट करने हैं क्या क्या, लोअर लिमिट है 0 to 1 और अपर लिमिट है 3 1 0, ठीक है। चलो करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करना है, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर यानी 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ये 0 है, मजा आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हैं, x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, मजा आ गया, माइनस 2y स्क्वायर यानी 2 into 2 का स्क्वायर 8 प्लस 3z स्क्वायर 3 into z स्क्वायर 3 into 1 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो, पहला पार्ट आ गया 7 माइनस, उसके बाद इसके अंदर रहा माइनस 5 यानी प्लस 5, अगर सब कुछ ऐसा है तो 12 जो बन सकता है ऐसे, ठीक है। So these are examples of work performed by variable forces। 1D में बताया, ग्राफ बताया fx ग्राफ, 2D में बताया, 3D में बताया, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन यानी मंडे को नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे बताओ, पढ़ेंगे इसके बाद
conservative, non-conservative forces, and analysis of equilibrium.